नमस्कार। मैं मुस्तफ़ा हुसैन आपके सामने हाजिर हूँ रूट्स टू रूट्स विरसा के डिजिटल क्लास में। तो मैंने पिछले क्लास में आपको काल, मार्ग, क्रिया, अंग और ग्रह के बारे में बताया था। आगे बढ़ेंगे और जो छठा अध्याय होगा वो होगा जाति। जाति का भी अपना इम्पोर्टेंस है ताल में। इसके नॉलेज से आप कई तालों में दक्षता प्राप्त करते हैं। अगर आपको जाति का ज्ञान होता है तो जाति के द्वारा आप ताल की भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जाति 5 प्रकार की होती है। आपको मैं बताऊं तो ये 5 प्रकार की जाति के अंदर बहुत सारे ताल आते हैं। तो ताल की पहचान करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। किसी भी ताल के खंड विभाग में मात्राओं की संख्या घटाने बढ़ाने से उसकी गति अथवा चाल में जो अंतर पड़ता है उसे जाति कहते हैं। किसी भी ताल के विभाग या खंड में मात्राओं की संख्या घटाने बढ़ाने से उसकी गति अथवा चाल में जो परिवर्तन आता है उसे हम जाति कहते हैं। अर्थात ताल के अंतर्गत की गति परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे कर्नाटक ताल पद्धति में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हीं जातियों से वहाँ ताल पद्धति का विकास हुआ है। कर्नाटक ताल पद्धति में लघु की मात्रा बदलने से 5 जातियाँ चतुश्र, त्रयस्थ, मिश्र, खंड और संकीर्ण जातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वैसे हम लोग कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे तिस्र, चतुश्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। अब ये क्या है? चतुश्र में 4 मात्राओं का समावेश होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो 4 के लय को, छंद को बनाता है उसको हम चतुश्र कहते हैं। अब चतुश्र में ताल कौन कौन से आते हैं? तो चतुश्र में जैसे 3 ताल आते हैं जो 4 से विभाजित हो जाएं। तो हमारे 3 ताल में 4 विभाग है और हर विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो ये चतुश्र अंग का ताल हो गया। मैंने बताया था आपको अंग मतलब विभाग, पीछे क्लास में बताया था। विभागों के द्वारा ताल की पहचान होती है और जाति में जो हम 4 का छंद जाते हैं तो वो जो है उस छंद में जो तालें हैं वो हैं चतुश्र में 3 ताल, तिलवाड़ा, ये भी 16 मात्रा की ताल है, कहरवा जो 8 मात्रे की ताल है, 4 में विभाजित हैं ये। इस प्रकार की जो भी तालें हैं वो चतुश्र जाति में आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये चतुश्र में आएगा। अब तिस्र में, तो तिस्र में जो 3 मात्राओं का छंद बनता हो, ऐसे 3 मात्राओं से विभाजित होने वाली कई तालें हैं। जैसे दादरा है तो इसमें 3 3 6। जैसे एक ताल है 12 मात्रे का तो ये 4 जगह से विभाजित हो जाता है 3 3 से। आप 3/4 करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये इसमें छंद 3 3 का बनता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से जो छंद बने उसको हम तिस्र कहते हैं। कई लोग जो लय बांटते हैं वो इसको आड़ की लय भी कहते हैं। जैसे धा गे ते टे घी ना, 1 2 3, 1 2 3 1। तो अगर दादरा भी बजाएंगे, धा तिन ते टे ता दिन दिन, धा तिन ते टे ता दिन दिन, धा तिन ते। अब ये दादरा ताल है।
तीन तीन के छंद में ये बजता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। इसी प्रकार अगर तीन त्रियस्त्र में अगर और दूसरी ताल बजाएंगे तो एक ताल बजेगा धिन धिन धागे त्रिकट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकट दीना धिन धिन। ऐसे 4 ताल है, एक ताल है 12 मात्रा का, वसंत ताल है 9 मात्रे का, मत ताल है 18 मात्रे का, लक्ष्मी ताल है 18 मात्रे का। तो जो 3 से विभाजित हो जाएं वो त्रियस्त्र जाति के ताल कहलाते हैं। तो मैंने अभी 2 जातियां बताई, चतुस्र और तिस्र। तिस्र और चतुस्र बताया। अब खंड जो है वो है 5 मात्रे का, यानी कि अगर हम मिश्र में तिस्र को मिक्स कर दें तो मिश्र जाति होती है 7 मात्रे में 1 2 3 4 5 6 7। तो मिश्र में हमने अगर तिस्र मिलाया तो 10 हो गया और उसको विभाजित किया 2 जगह तो 5 हो गया। 10 को अगर 2 टाइम में बांटेंगे तो 5 5 10 होगा। तो जो 5 बना वो खंड जाति है। अब ये खंड जाति में झप ताल आते हैं, सूल ताल आते हैं और इस प्रकार के और भी कई तालें हैं जो खंड जाति में हैं। तो अब झप ताल में का जो विभाग बना है वो 2 3 2 3 का बना है, यानी कि धीना धी धीना तीना धी धीना धी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। तो ये जो 10 मात्रे का बना तो वो 5 5 में विभाजित हुआ, 2 3 2 3। तो 2 3 5 2 3 5। तो ये खंड जाति में आएगा। इसी प्रकार जो दूसरी ताल है सूल ताल वो है धा धा दिन ता किटे धा तिटे कटग दिगन धा। दोनों तालें अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती हैं। जो मैंने पहले बजाया झप ताल वो ख्याल अंग का ताल है। तो हम ख्याल अंग में जो गाने की शैली है 2, एक तो ख्याल एक धुरपद। तो जो धुरपद की शैली है उसमें सूल ताल बजता है, ख्याल अंग की शैली में झप ताल बजता है और धुरपद अंग की शैली में सूल ताल बजता है। दोनों ही 10 मात्रे की ताल है, दोनों के विभाग 4 हैं, 2 3 2 3। बोलों का अंतर है, ठीक है। तो ये खंड जाति कहलाता है। अगर इसमें मैं कोई रौ बजाना चाहूँ, ठीक है, या कोई रेला बजाना चाहूँ तो जाति खंड की जो है 5 का कैसे जाएगा वो तो ये बनेगा जाति खंड का दाती दाते टे दाती दाती ने ताती ताते टे दाती दाती ने 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 5 5 बन रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये जाति कहलाती है। अब ये 5 5 के छंद बन के जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसमें जातियों में कायदे भी हैं।
अब ये खंड जाति हुई। अब ये हम जब जाति का नॉलेज कर लेते हैं तो उसका प्रयोग किसी भी ताल में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 3 ताल बजा रहा हूँ और मुझे खंड जाति उसमें प्रयोग करना है, तो उसमें जो खंड से लय की स्पीड का बदलाव आएगा, जैसा मैंने बताया कि जिसको हम जाति कहते हैं। तो अब जैसे धा धिन धिन, ये चतुस्र है। अब इसमें अगर मुझे खंड बजाना है 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लय रहेगी और उसमें छंद चेंज हो जाएगा। जब किसी ताल में भी कोई छंद बजाना चाहे जाति को लेके, तो इस प्रकार से वो बजता है। तो खंड जाति जो है, जिसमें हम अगर मान लो कि लय की बात करें तो सवाई की लय बनेगी। 4 में 5 बोलना होगा। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 में 5 बोल रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। तो 4 में 5 जो गया मैं, ये लय जाती हुई, और जो मैं बजा के बता रहा था वो बोल जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार खंड जाति 5-5 से जाते हैं। अब जो मिश्र जाति है, तो मिश्र जाति में 7 मात्राओं का समावेश होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये जो मिश्र जाति है, इसमें भी कई तालें आती हैं। जैसे रूपक ताल है, तिवरा है, और आड़ा 4 ताल है, गज्झंपा है। ये सब 14 मात्रे की ताल हैं, जिसमें 4-3 का विभाग बनता हो। तो रूपक ताल में जो है वो 3-2-2 का बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 2 4 और 3। जैसे अगर रूपक मैं बजा के बताऊं आपको, तो ये 7 मात्रे की ताल है। टी टी ना धी ना धी ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी कुछ बजाना हो, मान लो कोई रेला, अब जो जाति में बजेगा,
अब ये छंद अलग हो गया, तो जो विभाग से लय को अलग गति में ले जाए और छंद सात का बनता हो, एक धान दिट दिट दगिन दड़गिन दगिन तक दिन दगिन दा हगे दिन ना 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 तेरे किट तक दर दर तेरे किट तक दर दर किट तक तेरे किट तक दर दर किट तक धा। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ये 7 का छंद बना। तो ये मिश्र जाति कहलाया, जिसमें 7 की छंद जाति हो। तो मिश्र जाति में इस प्रकार के तालें बजती हैं। हम ताल को समझ सकते हैं जातियों के द्वारा, और कर्नाटक पद्धति में तो जातियों से ही ताल का निर्माण हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, कर्नाटक ताल पद्धति में लघु की मात्रा बदलने से 5 जातियां चतुस्र, त्रयस्थ, मिश्र, खंड और संकीर्ण बनती हैं, जिसमें लघु की मात्राएं क्रमशः 4, 3, 7, 5 और 9 होती है। इन्हीं जातियों के आधार पर कर्नाटक संगीत की 35 तालों की रचना हुई है। तो कर्नाटक में जो भी ताल बनाए गए हैं वो जातियों के आधार पे बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जातियों का काम ज़्यादा है और वो कुछ भी बजाते हैं तो जातियों के आधार पे बजाते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट में। ये हर जगह प्रयोग कर सकता है व्यक्ति। गाने में भी लय को बदल करके, छंद बदल करके जातियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तंत्रवाद जो भी है वो लोग भी जाति का प्रयोग करते हैं अपने तान बजाने में। कुछ लोग खंड की ताने बजाते हैं, त्रियस्त्र की ताने बजाते हैं, चतुस्र की ताने बजाते हैं। तो सितार में और सरोद में और मोहन वीणा में और सारंगी में, तो ये जो तंत्रवाद हैं जिसमें स्ट्रिंग लगा होता है, और सुशीरवाद जो फूंक के बजाया जाता है जैसे बांसुरी और शहनाई। ये सब चीज़ें जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं आप सब लोगों को, कि जो वाद्यों का विभाजन मैं आगे बताऊंगा, तो इसका प्रयोग हर जगह है जाति का, गायन में भी और वादन में भी। लेकिन चूंकि ये ताल से निकला है तभी इसके नाम है ताल के 10 प्राण। ये जो ताल के 10 प्राण हैं ये एक्चुअल में ये प्राण हैं, और इनके बिना ताल अधूरा रह जाता है और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपके ज्ञान के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने मिश्र भी बता दिया। अब संकीर्ण जो है वो 9 मात्राओं का होता है, तो जिसमें 5 यानी खंड और चतुस्र। खंड और चतुस्र को अगर मिला देंगे तो खंड में है 5 मात्राएं, चतुस्र में है 4। इन दोनों को मिला करके 9 बना। तो ये जो 9 है वो संकीर्ण जाति कहलाती है। अब तक 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 इट 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 तक। अब ये 9 मात्राओं में भी कई ताले हैं, जैसे वसंत ताल है 9 मात्रे का। धिन तरिकट धी ना तू ना धी धी ना धी धी ना, धिन तरिकट धी ना तू ना धी धी ना धी धी ना धिन। मत ताल है। इस प्रकार से कई ताले हैं। तो अब हम इसमें जब जाति में कुछ जाते हैं, तक 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 इट तक 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 इट, तो 4.5 मात्रा का जो विभाजन होता है वो 9 बनता है। तो इस प्रकार से संकीर्ण जाति कहलाती है। तो छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक का क्रम ना होकर 4, 3, 7, 5 और 9 क्रम से कहने का कारण यह है कि चतुस्र को पहले स्थान मिला, क्योंकि यही सबसे सरल एवं सर्वसाधारण है। सबसे आसान है चतुस्र। 1 2 3 4 1 2 3 4। आप चलते भी हैं तो 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं।
आप कभी गिन के देखना अपनी चाल। तो हर व्यक्ति के अंदर एक लय है, वो लय की पहचान वो उसको खुद करनी चाहिए। उसके चाल में, उसके बात में, उसके व्यवहार में ये जो है छंद आता है। तो सबसे साधारण है चतुस्र, इसके बाद त्रयस्त्र जाति को स्थान मिला। चतुस्र और त्रयस्त्र को जोड़ने पर तीसरी जाति मिश्र बनी। त्रयस्त्र और मिश्र इन दो जातियों को जोड़कर दो खंड करने पर जो जाति बनी वो खंड है, खंड जाति कहलाई। खंड जाति और चतुस्र जाति को जोड़ने पर जिस जाति का निर्माण हुआ वो संकीर्ण जाति कही गई। इन्हीं 5 जातियों के अनुसार लघु के 5 भेद होते हैं। चतुस्र जिन तालों में 4-4 मात्राओं के खंड होते हैं, मैंने आपको बताया, उन्हें चतुस्र कहते हैं। जैसे 3 ताल तिलवाड़ा, पंजाबी, धुमाली, कहरवा आदि। और 4 से विभाजित होने वाली लय अर्थात बराबर, ठा दुगुन चौगुन, अठगुन 16 गुण या आधी चौथाई, 8वीं 16वीं मात्रा हो तो उनकी भी चतुस्र जाति मानी गई है। त्रयस्त्र जिन तालों के खंड की 3 मात्राओं के होते हैं उन्हें त्रयस्त्र जाति के ताल कहते हैं। जैसे दादरा, खेमटा आदि। और 3 से विभाजित होने वाली अर्थात पौनी, देवड़ी, तिगुनी, 6 गुनी अथवा 12 गुनी ये त्रयस्त्र जाति की लयकारियां हैं। इसी प्रकार मिश्र जाति, चतुस्र और त्रयस्त्र को जोड़ने से मिश्र जाति बनी। अतः झुमरा, आड़ा, चौताल, दीपचंदी, रूपक, पश्तो आदि मिश्र जाति के ताल हैं। और 7 से विभाजित होने वाली अर्थात 1.25 गुनी, 3.5 गुनी, 7 गुनी, 14 गुनी आदि लय के प्रकार मिश्र जाति में आते हैं। खंड मिश्र तथा त्रयस्त्र को जोड़ने पर 10 बनता है और इसको 2 भाग करने पर अर्थात 5 मात्रे का एक खंड होने से खंड जाति बनती है। इसमें 1.25 गुनी, 2.5 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी लय के प्रकार खंड जाति में आते हैं। संकीर्ण खंड और चतुस्र को जोड़ने पर संकीर्ण जाति बनती है। अतः मत ताल, लक्ष्मी ताल आदि संकीर्ण जाति के ताल हैं। और 2.25 गुनी, 4.5 गुनी, 9 गुनी ये संकीर्ण जाति कहलाती है। तो आज हमने आपको जाति के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब कला, जो 7वां अध्याय है हमारा वो है कला। कर्नाटक ताल पद्धति में अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कला कहलाता है। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कला कहलाता है। वैसे तो कला के 64 प्रकार हैं। संगीत में मानसिक व्यवहार होता है और मुख्यतः कलाकार की भावुकता ही कला को जीवित रखती है। वादों के वादन विधि अथवा शैली को कला कहते हैं। तबले पे हाथ रखने की विधि, बोलों को निकालने की पद्धति, वादन करने में बैठने का आसन, संगत करने का ढंग, श्रोताओं की सभा को आकर्षित करने का चातुर्य आदि कला के अंग हैं। अब कला से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मैंने बोला, जिसमें आपका इमोशन जुड़ा हो। आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आपको ऑडियंस को अपने से आकर्षित करना है तो वो एक कला है। बातचीत के द्वारा अपने व्यवहार से किसी को मंत्रमुग्ध करना है, वो एक कला है। तो ऐसे कला जो है वो 64 तरह की कलाएं हैं। कृष्ण भगवान में ये सारी कलाएं थीं, आपने पढ़ा होगा अगर मैथोलॉजी। शास्त्रों का मत है कि 3 ताल 16 मात्राओं में 64 कलाओं का निवास है। कला के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, हस्त चालन, नेत्र चालन, भ्रुकुटी चालन आदि आते हैं। संगीत रत्नाकार ग्रंथ में कला के 8 नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: ध्रुवका, सर्पणी, पद्मिनी, पताका, कंपना, देवका, संभभाव और विसर्जनी। ये कलाएं हैं। तो इन कलाओं के द्वारा ही जो है, जैसे अब कला में विधि आ जाता है, तो विधि बजाने की विधि, कैसे बजाना है, हाथ रखने की कला, तो
ये एक कला है कि हमें धा मारना है तो फिंगर कैसे होने चाहिए कि रिंग फिंगर कर्व हो, मिडिल फिंगर अप हो, इंडेक्स फिंगर अप हो और स्ट्रोक इंडेक्स फिंगर से इस प्रकार लगे। और अगर बोथ हैंड से बजाएं तो धा का साउंड उत्पन्न हो। तो ये बजाने की विधि को भी कला कहते हैं। जिस प्रकार मैं बैठा हूं, तो मैं तो अर्ध पद्मासन में बैठा हूं, तो ऐसे जो पालथी मार के बैठने का जो तरीका है जिसको हम पद्मासन कहते हैं, तो पद्मासन में दोनों पांव जो है ऊपर होते हैं और अर्ध पद्मासन में एक पांव ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये बैठने की विधि है जिसमें आप सीधा स्ट्रेट बैठें, झुके ना, आपकी रीढ़ की हड्डी कर्व ना हो। तो ये जो बैठने की विधि है ये भी एक कला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि संगीत में 8 तरह की कलाओं को मानते हैं जो हमने आपको डिफाइन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय है लय। लय शब्द का साधारण अर्थ है गति, स्पीड। तो जो गति है वो है स्पीड, जिसको हम सांगीतिक भाषा में लय कहते हैं। लय का साधारण अर्थ है गति। प्राचीन संगीत शास्त्र में ताल क्रिया के बाद होने वाली विश्रांति को लय कहा गया है। यानी एक मात्रा से दूसरे मात्रा का जो ठहराव है वो है गति, वो है लय। विश्रांति का मतलब रुकना। जैसे एक सेकंड से दूसरे सेकंड तक की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, दूसरे से तीसरे की दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी हम पूरे बराबर 60 सेकंड अगर गिनेंगे तब 1 मिनट पूरा होता है। तो ये पूरी सृष्टि ही लयात्मक है। आप देखिए कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा के 24 घंटे पूरी करती है। तो ये क्या है? ये लय है। और ये बिल्कुल भी कहीं भी माइक्रो सेकंड भी कम या ज़्यादा किसी में नहीं हो सकता है। उसकी गति हमेशा जो है, उसकी गति की जो एक से दूसरे के बीच की विश्रांति है, दूरी है, वो बराबर होगी। ये जो 1, 2, 3 हम कहते हैं वो मात्राएं हो जाती हैं और उन मात्राओं के बीच के दूरी को नापने की विधि को जो है वो लय कहते हैं। और लय क्या है? गति है। इस परिभाषा के अनुसार ताल में किसी क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के पहले तक व्यतीत होने वाला अवकाश ही लय है। मैंने आपको बताया कि एक से दूसरे बीच की जो अवकाश है, गैप है, वो दूरी ही लय कहलाती है। तो हम लय को इस प्रकार से समझते हैं। दूसरे शब्दों में संगीत में व्यतीत होने वाली गति की समता के रक्षण कार्य को लय कहते हैं, या संगीत में लगने वाले समय की समान गति को लय कहते हैं। मैंने बोला एक से दूसरे के बीच की समान गति होगी, तो ये जो समान गति है वो है लय। एक से दूसरे के बीच की 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी का जो अवकाश है वो लय कहलाता है। और ये लय समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम चलते हैं, कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाता है? स्पीड का बढ़ना, लय का बढ़ना कहते हैं। कई लोग सांगीतिक भाषा में कहते हैं थोड़ा लय बढ़ा लीजिए, यानी कि गति को बढ़ा लीजिए। तो अब लय का जो है मुख्य लय 3 प्रकार की मानी गई है: द्रुत, मध्य और विलंबित। जैसा मैं अभी बोल रहा था कि कुछ लोग कहते हैं ज़रा लय बढ़ा लीजिए, यानी थोड़ा द्रुत गति में आ जाइए, तो यानी फास्ट, द्रुत का मतलब। मध्य मतलब बीच की लय, मध्य का मतलब ही बीच होता है। और विलंबित का मतलब जो विलंब से चलता हो, देरी से। तो विलंब से चलता है जो, वो विलंबित लय कहलाता है। जैसे जब हम लय रखते हैं ठा की लय, तो हम उसको विलंबित की लय कहते हैं। जैसे धा, धिन, धिन, धा,
धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो विलंबित लय हो गया। अगर मध्य लय बजाना हो धा धिन धिन धा, जो लगभग दुगुन के बराबर हो। ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये मध्य लय हो गया। तो विलंबित से लगभग दुगुन की लय के बराबर को मध्य लय कहते हैं, और जो मध्य लय से भी ज़्यादा तेज हो उसको हम द्रुत लय कहते हैं, जो लगभग मध्य लय से दुगनी लय होती है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। अब अगर इसमें भी ये तीन प्रकार तो हो ही गए, विलंबित, मध्य लय और द्रुत लय। अब कुछ लोग अति द्रुत करते हैं, यानी कि उससे भी फास्ट। तो ये तीन प्रकार की होती हैं लय, विलंबित, मध्य और द्रुत। इसमें द्रुत, मध्य और विलंबित के बारे में बताया गया है। तो जैसा मैंने बताया कि विलंबित लय गायन, वादन, नृत्य में जब मात्राओं का समयांतर अधिक हो, समय का अंतर ज़्यादा हो, विलंब से हो, अर्थात लय धीमी हो, तो उसे ठा या विलंबित लय कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जिसमें समय ज़्यादा लगता हो विलंब से। जैसे आप स्कूल देर से पहुंचते हैं तो कई लोग कहते हैं, अरे आपको इतना विलंब क्यों हुआ। हिंदी के शब्द हैं और बहुत शुद्ध हैं। आप इतनी देरी से आए। तो ये जो देरी वाला शब्द है, ये विलंब शब्द है, ये विलंबित लय को दर्शाता है, जिसमें समय ज़्यादा लगता हो। मध्य लय जब लय की गति न धीमी हो और न तेज, उसे मध्य लय कहते हैं। यानी कि विलंबित से लगभग दुगनी लय, जो कि न तेज है और ना ही धीमी है, न स्लो है न फास्ट है, तो ये मध्य लय कहलाती है। द्रुत लय जब लय की गति बहुत तेज होती है, उसे द्रुत लय कहते हैं। अर्थात द्रुत लय मध्य लय से और मध्य लय विलंबित से दुगनी गति की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आपको लय समझ आया होगा, लय के बारे में आप अच्छे से जान पाए होंगे। तो दाल के 10 प्राण में ये 8वां अध्याय था लय। अब 9वां है यति। लय के विभिन्न रूपों में प्रयोग के नियम को यति कहा जाता है। द्रुत, मध्य और विलंबित लय के संयोग से विभिन्न रूपों में बने यतियों की विभिन्न आकृतियों में परिकल्पना की गई है। ताल शास्त्रों में गति प्रयोग को यति कहा गया है, गति के प्रयोग को, यानी कि 5 प्रकार के ये यति होते हैं। समायति, स्तोत्रगता यति, गौपुच्छा यति, मृदंगा यति और पिपीलिका यति। तो यति में जो लय है यानी स्पीड है, उसके डिफरेंसेस को हम यति के द्वारा दिखाते हैं। तो जो लय का डिफरेंसेस है, जैसे इक्वल लय में अगर जा रहा है दग तट तग तट दग तट तग तट दग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, अगर ये स्पीड बना है तो इसको समायति कहते हैं। और स्तोत्रगता यति में जो है वो झरने की तरह, यानी कि जब ऐसा कुछ बने त्रिकोणीय, यानी कि एक ऐसे कोना गया और वापस ऐसे तिरछा आया, तो इसको हम स्तोत्रगता गति कहते हैं।
ठीक है। और गौपुच्छा गति यति जो है वो गाय की पूंछ की तरह होती है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला। तो अब इसके बोल भी हैं। ये यतियाँ जो हैं वो प्रयोग में आते हैं। जैसे मैं आपको एक गौपुच्छा यति पढ़ के सुनाता हूँ कि किस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें लय का भी जो है ना वो अलग अलग इसका ये होता है कि जैसे प्रारंभ में द्रुत लय, बीच में मध्य लय, अंत में विलंबित लय हो, अथवा द्रुत के बाद मध्य लय और मध्य लय के बाद विलंबित लय हो, यानी फास्ट के बाद मीडियम, मीडियम के बाद जो स्लो हो, ऐसा जो स्पीड बने जिस बोल में, उसको गौपुच्छा यति कहते हैं। जैसे धा गे ती टे क त क ती टे ता गे न ती टे क त ग दी ग न नग ते टे तक तक धूम किट तक धूम किट तक धात्र क दे किट धात्र क दे किट थर किट तक थर किट तक देता दगत तगत तगत कतान धरिकृत 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 हृदा दगत तगत तगत कतान धरिकृत 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 हृदा दगत तगत तगत कतान धरिकृत 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 हृदा। दिन दिन मैं बजा के दिखा देता हूँ। ये गौपुच्छा यति है। इसमें लय का डिफरेंसेस कैसे हुआ, विलंबित हुआ, फिर मध्य लय हुआ और फिर फास्ट हो गया द्रुत लय, यानी कि गाय की पूंछ की तरह ऊपर से मोटा और नीचे से पतला। इसको गौपुच्छा यति कहते हैं। जैसे धा धिन धिन तग तेरे कट धा धिन धिन धा गे ती टे क ती टे ता गे ना ती टे क ता ग दी ग ना नग ते टे तक तक धूम किट तक धूम किट धात्र क दे कट धात्र क दे कट तेरे कट तक तेरे कट तक देता धगत तक 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 ता धरि 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 धा धगत तक 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 ता धरि 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 धा धगत तक 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 ता धरि 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 धा। तो ये गौपुच्छा यति हुई, यानी कि विलंबित शुरू हुआ, फिर मध्य में गया और लास्ट में द्रुत। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम गौपुच्छा यति कहते हैं। ये गौपुच्छा यति है। अब त्रयस्त्र में मृदंग के आकार के सदृश, मृदंग मतलब जो पखावज की तरह का हो, यानी कि पहले ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर नीचे से ऐसे जाए, ऐसे, और फिर इस तरह, जिस तरह से मृदंगम या मृदंग का जो आकार बनता है, ऐसे को जो है हम त्रयस्त्र, ठीक है, पिपीलिका यति कहते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है चींटी, पिपीलिका का मतलब। इसे डमरू यति भी कहते हैं। चींटी या डमरू के आकार के समान जब प्रारंभ और अंत में विलंबित और बीच में मध्य लय हो, अथवा जब प्रारंभ और अंत में मध्य लय एवं बीच में द्रुत लय हो, इस तरह के कंपोजिशन को हम कहते हैं पिपीलिका गति। तो आपको ये जो है अभी यति के बारे में बताया, जो 9वां था, और मेरा अंतिम अध्याय है 10वां प्रस्तार। 10वां है प्रस्तार। प्राचीन काल में ताल के विभिन्न विभिन्न रीति विस्तारित किया जाता था। उसमें ताल की मूल क्रियाएं जैसे मार्ग, कला, मात्रा, अंग, गति सभी प्रभावित होते थे, और पूरे काल प्रमाण को रखकर विभिन्न विभिन्न रूपों में अंगों को जोड़ा जाता था। इस विविध अंग कल्पना का ही नाम प्रस्तार था। चतुरंग प्रस्तार, षडंग प्रस्तार, इसकी 2 विधियां थीं। चतुरंग प्रस्तार में प्लुत, गुरु, लघु और द्रुत अंगों का प्रस्तार एवं षडंग प्रस्तार में प्लुत, गुरु, लघु, द्रुत, विराम और लघु विराम का प्रस्तार होता था। वर्तमान समय में प्रस्तार की परिभाषा इस प्रकार होगी: किसी भी वस्तु का विस्तार या फैलाव ही प्रस्तार कहलाता है। यानी कि जब हम कोई कायदा बजाते हैं तो उसके जो प्रस्तार होते हैं, यानी पलटे, यानी उसका आगे की तरफ बढ़ना हो, ठीक है। संगीत में प्रस्तार का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। स्वर प्रस्तार, लय प्रस्तार यानी बरतना, लय बरतना। जैसे कायदे के बोल हैं तो उसकी पलटे बनाना,
तो जो पलटे बनते हैं जैसे धा धा ते टे धा धा तुन्ना, ता ता ते टे धा धा तुन्ना। अब इसका प्रस्तार क्या होगा, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा तुन्ना। यानी कि इसको बढ़ाना ये प्रस्तार कहलाता है, और ये प्रस्तार से ही ताल के 10 प्राण संपूर्ण होते हैं। तो आज फिर मैं विदा लेता हूँ आप सबसे, और आप उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारियाँ आपको संगीत के ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सदुपयोगी होगा। ओके, नमस्कार।